हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हम रेजोनेंस डिस्कस कर रहे थे और उसी क्लास को मैं आगे कंटिन्यूस कर रहा हूं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और मैंने क्लियर कर दिया है कि एक ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये इसलिए एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन यहां पर आ रहा है, तो ये दोनों आइसोमर है बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो आइसोमर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है? तो आइसोमर्स में तो क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है एलिमेंट्स की और सिग्मा बॉन्ड भी चेंज हो जाते हैं, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो एलिमेंट और सिग्मा बॉन्ड अपनी मीन पोजीशन पर ही होते हैं और ये सब मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे आज। अब ये देखो, ये है HNCO इज अ आइसोसाइनिक एसिड एग्जिस्ट एज अ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका हमको पूछा है कि इनका द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो मैंने प्रीवियस क्लास में क्लियर किया था कि जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है और अब बाकी रहे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड, इनमें चार्ज सेपरेशन है। अब चार्ज सेपरेशन है तो दोनों में सेम चार्ज सेपरेशन है पाइप। अब इसमें भी देखा जाए तो खाली चार्ज सेपरेशन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो डिफरेंट एलिमेंट्स पर है। सेकंड वाले में नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, और थर्ड वाले में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो पहले सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है? सेकंड और थर्ड में डिफरेंस है कि सेकंड के अंदर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, और थर्ड के अंदर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमेशा एक थंब रूल लर्न कर लो कि जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज रहता है। तो अगर हम इन तीनों हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज अगर कैरी करता है तो वो स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो थर्ड वाले ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड के कंपैरिजन में क्योंकि सेकंड पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। तो सेकंड और थर्ड में कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और फिर आ जाएगा सेकंड वाला। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा इसका। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल हैज बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूटिंग इक्वल टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी ऐसा तभी होगा जब उसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। जब दो यहां पर सब में देखो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन सब में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जब इन सब में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इस केस के अंदर वहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा जहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा बेटा। सी में देखो दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं इस तरह क्वेश्चन करा चुका हूं। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। और अगर अब मैं क्वेश्चन कराने के साथ साथ पैरेलल दूसरे कंसेप्ट भी डिस्कस करता चलता हूं कि ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और अब इन दोनों में से अगर ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये वाला है। अब इसका आंसर कैसे देंगे हम? इसका आंसर ऐसे होगा कि इसमें इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये टर्सरी कार्बोकेटायन है और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, जो टर्सरी कार्बोकेटायन होता है वो हम ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी का। तो ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड में वो ज्यादा रहेगा। यहां पर ये एमाइड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया। तो ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके कंपैरिजन में। तो जो CH3CONH2 यानी इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और इसका कम होगा। अब ये दोनों एसीटेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और डबल बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर इन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। फिर ये एक्रोलिन जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसके ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें से ये चार्ज सेपरेशन है और इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, न्यूट्रल भी है और ज्यादा पाई बॉन्ड भी है इसमें, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हुआ, तो इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें इस वाले का न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अब हम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो ये तीन हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन है, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि अपन ने इतना डिस्कशन कर लिया है यहाँ, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सेकंड वाला है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, क्योंकि सेकंड वाला न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले को तो सबसे पहले लिख दो। अब चार्ज सेपरेशन है, तो चार्ज सेपरेशन के अंदर आप देखो कि यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज, कार्बन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, और यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड के अंदर फर्स्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा और फिर थर्ड आ जाएगा, ये हमारा आंसर रहेगा इसका। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाएंगे। और अब यहां पर देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ, CO3-2 और CO2, तो देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कराता हूं। तो देखो CO में तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात करूं मैं, तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये ध्यान देना, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, CO2 एंड CO3-2। अब इस केस में तो क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये CO का स्ट्रक्चर है बेटा, और यहां पर ये CO2 का, तो यहां पर इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड ऑर्डर है, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड ऑर्डर है C, ये CO का स्ट्रक्चर है, CO2 ये CO2 का स्ट्रक्चर है, और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये है, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये है। तो देखते हैं कंसेप्ट क्या कहता है। पहले तो मैं कार्बोनेट के इस रेजोनेंस हाइब्रिड को एक्सप्लेन कर दूं, तो जो कार्बोनेट है, इस कार्बोनेट में ये देखो ये कार्बोनेट है, और कार्बोनेट में CO3-2 है, तो ये पाई बॉन्ड है और माइनस चार्ज यहां आ जाएगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएंगे, तो ये तो 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए कार्बोनेट के। अब इन तीनों में अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो पाई बॉन्ड एक बार यहां आ जाएगा, पाई बॉन्ड एक बार यहां आ जाएगा और एक बार यहां आ जाएगा, ये तो क्लियर है। -2 चार्ज है और तीनों ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, -2 चार्ज है, -2 चार्ज है बेटा, -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पर है, तो एक के हिस्से में कितना है, ठीक है, जैसे 2 रुपीज है और वो 3 स्टूडेंट्स के बीच में इक्वली कंट्रीब्यूट करना है, तो 2/3, तो यहां पर -2 चार्ज है और 3 ऑक्सीजन पर इक्वली कंट्रीब्यूट करना है, तो 3 ऑक्सीजन पर जब हम इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा -2/3, -2/3 और -2/3। तो जब हम ये 3 के 3 ऑक्सीजन एटम्स है, इस पे हमने क्या किया,
नेगेटिव चार्ज को इक्वली कंट्रीब्यूट किया तो -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पर है, तो ईच ऑक्सीजन कैरी -2/3। और 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है बेटा, 1 पाई बॉन्ड है, तो अब 1 पाई बॉन्ड जो है वो 3 ऑक्सीजन के बीच में है, वो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड कितना हो गया 1/3, पाई बॉन्ड कितना हो गया 1/3। तो अब जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो 1/3 है। तो यहां पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। तो CO के अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, CO2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और यहां 1 तो सिग्मा है ही, रेड वाला बॉन्ड 1 तो है ही, और ये पार्शियल बॉन्ड जो है ये हो गया 0.33। ठीक है, तो CO में जो बॉन्ड ऑर्डर है, CO के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है बेटा। CO2 के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है डबल बॉन्ड है, और इसमें डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड से कम बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी यहां पर C और O के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है। ठीक है, और अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो 1.22 आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। ठीक है, रीजन ये है कि देखो यहां पर 3 कार्बन ऑक्सीजन है, और रेड वाला सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी 1-1 तो है ही। अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के पास भी पाई कैरेक्टर है, इस कार्बन ऑक्सीजन के पास भी पाई कैरेक्टर है, इसके पास भी पाई कैरेक्टर है, पर पाई बॉन्ड तो एक ही है, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 1/3 इसको मिला, 1/3 इसको मिला, 1/3 इसको मिला, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, रेड वाला बॉन्ड 1 मतलब सिग्मा, और ये 1/3, तो 1 + 1/3 यानी 1.33। तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करते हैं। अगर मैं यही अगर CH3COO- एक और एडिशनल जोड़ दूं मैं, CH3COO-, तो CH3COO- में क्या होगा, CH3COO- का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा बेटा, इसमें फिर 2 CH3COO-, ये देखो CH3COO-, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक बार नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और अब अगर मैं इन दोनों, ये जो दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कार्बोनेट में भी तीनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, CH3O, अब अगर यहां देखो आप, नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, एक बार इस पर है, एक बार इसका है, यानी 2 ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो -½ यहां आ गया, -½ यहां आ गया, एक बार पाई बॉन्ड यहां पर है, एक बार यहां पर है। तो अब अगर आप खुद ही प्रिडिक्ट करो, या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये रेड वाला बॉन्ड तो है ही 1, और ये जो पाई कैरेक्टर है, तो ये पाई इस कार्बन, एक पाई बॉन्ड है जो इधर भी कंजुगेट हो रहा है, इधर भी कंजुगेट हो रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है, इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है, तो 50% इधर जाएगा, 50% इधर जाएगा, यानी एक में इधर है, एक में इधर है, तो एक बार यहां, एक बार यहां, तो ये 1.5। तो CH3COO- में अगर आपको कोई पूछे कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो वो हो जाएगा 1.5, और अगर आपको कोई पूछे कि कार्बोनेट आयन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो 1.33। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओके, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, यहाँ 3 बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या 1.33 है तो 1.33 अट्रैक्शन है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्या हुआ, 3 अट्रैक्शन, 2 अट्रैक्शन, 1.33 अट्रैक्शन। तो क्या होगा, अब ये रिलेशन हमेशा लर्न कर लो, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर से है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो यहां पर तो
इस यहां पर CO में कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, तो 1 2 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड को अलग करना है, या 1.33 को अलग करना है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहां देनी पड़ेगी। तो मैं अगर यहां से अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूं तो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इधर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा टॉप टू बॉटम, बॉन्ड ऑर्डर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है 3 2 1.5, टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, एरो नीचे लगा रखा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और थर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब यहां बॉन्ड लेंथ सबसे कम और ज्यादा और यहां सबसे ज्यादा, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किया मैंने। और एसीटेट आयन के अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5, CH3 COO-। तो अब इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर बनेगा वो डी वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो कुछ थ्योरी है जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ओनली हाइपोथेटिकल बट दे ऑल कंट्रीब्यूट टू अ रियल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। द रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ मोर स्टेबल than any resonating structure. The potential energy difference between the most stable resonating structure and resonance hybrid is called resonance energy. The stability of molecule is directly proportional to resonance energy. तो ये अगर आप पोस्ट करके रीड कर लो, ये सब चीजें मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है और उन्हीं चीजों को लिख रखा है मैंने, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। The most stable resonating structure contribute maximum to the resonance hybrid and less stable resonating structure contribute minimum to the resonance hybrid। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं वो इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का रिजल्ट है। ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा, और जो सबसे लीस्ट स्टेबल है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कंट्रीब्यूशन लीस्ट होगा। ये सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अच्छा, और आगे बढ़े तो एसाइल केटायन। अब ये भी देखो, इसमें पूछा है कि एसाइल केटायन, ये है एसाइल केटायन। एसाइल केटायन हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकंड। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड? अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में कौन है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन। एक मिनट, हम सीधे ही देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कौन मोर स्टेबल है। तो ये वाला क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं बेटा। एक्चुअल में मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर स्टेबल रहेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अनस्टेबल रहेगा। पर प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एक थंब रूल बताया था, ऑक्टेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर किसी स्पीशीज को कोई स्पीशीज ऐसे स्ट्रक्चर को अटेंड करती है, कोई स्पीशीज ऐसे स्ट्रक्चर को अटेंड करती है जहां उसके सारे एटम कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर वो अपना पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी रख सकती है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है। अब कैसे, जैसे देखो इन दोनों, इस एग्जांपल से वो कांसेप्ट मैं समझा रहा हूं। इन दोनों में क्या है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे या ऑक्सीजन पे। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांसेप्ट से देखें तो ये फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सेकंड वाले में जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर है। पर यहां ये रूल, इस रूल के ऊपर ऑक्टेट रूल डोमिनेट करता है। इस रूल के ऊपर ऑक्टेट रूल डोमिनेट करता है
क्योंकि फर्स्ट के अंदर तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास टोटल 4 पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दो तो ये बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। लेकिन ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर खाली 3 ही बॉन्ड है बेटा, इस ब्लू वाले कार्बन पर 3 बॉन्ड है, यानी 3 बॉन्ड है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बोकेटायन है, तो इसके पास सेक्सेट है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर इस कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और अगर मैं उस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ जाऊं, सेकंड वाले में आ जाऊं, तो इस कार्बन पे टोटल 4 बॉन्ड है, यानी इस कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और इधर से आप देख लो तो ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर थे, तो एक ही लोन पेयर इधर गया रेजोनेंस बनने में, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना, ठीक है, इस पे 2 लोन पेयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हुआ क्या, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इसके साथ शेयरिंग में गया और इसके साथ शेयरिंग में जाकर और क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड O ये बन गया और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, ऑक्सीजन पे आ गया। लेकिन अब क्या हो गया, यहां पर इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसका भी 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गई, 1 2 3 तो बॉन्ड पेयर ये, तो इसलिए यहां पर जो आंसर रहेगा वो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो अब अपन देख लेते हैं सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अब इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन ये देंगे कि सेकंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वैसे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे स्टेबल होता है। अगर हम इस कंसेप्ट से चलें कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे स्टेबल होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अनस्टेबल होता है, तो फिर ये लिख देंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, ये वाला रूल इस वाले रूल पर हमेशा डोमिनेट करेगा, ऑक्टेट रूल, इस वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो ऑक्टेट रूल को सबसे ऊपर रखो, ध्यान रखो बेटा, ठीक है। हाँ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जो मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बताई थी आपको, अगर मैं वापस थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपको, तो ये वाले इस वाले केस में, तो इस वाले केस में इससे ज्यादा ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, इनमें ये मतलब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहा हूं, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है, कार्बन पे या नेगेटिव चार्ज है या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब इस पोजीशन में ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर है। तो इस तरह से देखेंगे और आगे और भी क्वेश्चन एग्जांपल करते रहेंगे तो हमको बातें समझ में आती रहेगी, ठीक है। अब हम तो देखो ये सारा क्लियर कर दिया कि अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इफ, कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, इट हैज मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स देन इफ इट हैज लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर दो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें एक्रोलीन वाला एग्जांपल देख सकते हो आप, जिसके न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड थे और चार्ज वाले में 1 पाई बॉन्ड था, तो अगर जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो सब में सेम होंगे। सेकंड, द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स आर कंप्लीट देन इफ ऑक्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स आर नॉट कंप्लीट। बिल्कुल ये सेकंड वाला एग्जांपल जो अभी मैंने समझाया, जस्ट रिसेंट समझाया, एसाइल केटायन में Rc+O वाले में, ठीक है। थर्ड, इट इन्वॉल्व साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देन इफ इट इन्वॉल्व ए साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। सुनो बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आपको क्लियर करूं। जिन स्टूडेंट ने एरोमेटिसिटी पढ़ रखी है, जिन स्टूडेंट ने हक्कल्स रूल पढ़ रखा है, तो उनको ये थर्ड पॉइंट अभी समझ में आएगा। और अगर आपने हक्कल रूल 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो हक्कल रूल है, अगर वो नहीं पढ़ रखा है तो इस थर्ड पॉइंट को अभी इग्नोर कर देना, अननेसेसरी परेशान मत होना, आगे मैं क्लियर कर दूंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर किसी केटायन में और एनायन में एरोमेटिसिटी आ रही है, अगर किसी केटायन में या एनायन में एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें एरोमेटिसिटी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिनमें एरोमेटिक सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब थर्ड पॉइंट को अभी आप इग्नोर कर दो, उसका रीजन है मैं जब एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, हक्कल्स रूल पढ़ाऊंगा, तो थर्ड पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं, मेरे माइंड में है। आप थर्ड पॉइंट को अभी इग्नोर करो, लेकिन उन बच्चों को समझ में आ जाएगा जो ड्रॉपर्स हैं, उनको मालूम है कि एरोमेटिसिटी आने से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, लेकिन जो फ्रेशर है उनको प्रॉब्लम आएगी थर्ड पॉइंट में, इसलिए अभी इसको इग्नोर करो, हम पढ़ लेंगे आगे वाली क्लास में। नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इफ नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने अभी बताया एक एग्जांपल कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव था और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, तो जहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है। फिर इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज के लिए सही है कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पर, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन पर, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। ये तो आप सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। थर्ड पॉइंट को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन ड्रॉपर्स नहीं, ठीक है। राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोवर्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये देखो बेटा, यहां पर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH ये विनाइल क्लोराइड है बेटा, क्योंकि हम इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH को, और ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो अब इस केस में क्या होगा, ये इसका पाई बॉन्ड है, ये इस क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, तो ये क्लोरीन का लोन पेयर इधर आएगा और उसी समय ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन, तो जब ये बॉन्ड इधर आ गया तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ये यूं इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है, साइमल्टेनियसली ये लोन पेयर इधर आ जाएगा। तो जैसे ये लोन पेयर जैसे इधर आएगा, ये लोन पेयर इधर आके बॉन्ड बना लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए फर्स्ट एंड सेकंड, और एनर्जी यू बढ़ रही है इसकी, ठीक है। यानी जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें चार्ज सेपरेशन आ गया, और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में सेकंड इज मोर अनस्टेबल या सेकंड इज लेस स्टेबल। सेकंड क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अब इनके, ठीक है, और इन दोनों अगर मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं तो CH2 CHCl, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। अब तो क्लियर है, या पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा या पार्शियल, यानी विनाइल क्लोराइड में पोलराइजेशन आ गया, इसलिए हम बोलते हैं रेजोनेंस से पोलराइजेशन भी आ जाता है, और साथ में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और यहां पर मोर स्टेबल है। अच्छा, अब इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड हो गया, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड हो गया। तो अब ये वाला मोर स्टेबल है, तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, और जो रेजोनेंस एनर्जी रहेगी वो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो रेजोनेंस एनर्जी होगी। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको रेजोनेंस एनर्जी नहीं कहते हैं, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन होता है कि जो मोर, अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा रेजोनेटिंग अनइक्विवेलेंट, एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अनइक्विवेलेंट
एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें से जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो ही रेजोनेंस एनर्जी है, और रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्योंकि इस मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इस हाइब्रिड में ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जितनी हम सोच रहे हैं उतनी आएगी कि उससे कम आएगी? उससे कम आएगी, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, एक पार्शियल पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की इंक्रीज हो जाएगी। मैंने अभी बताया बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये वाले हमने डिस्कस किए। अब और आगे बढ़ते हैं हम अबाउट रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ये सारे पॉइंट ट्रू स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कभी कभी बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और विच ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सारे करेक्ट स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैंने इनको स्प्लिट कर दिया पांच में। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज, बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज, डेफिनेटली हमेशा ध्यान रखो अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है रिपल्शन फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अट्रैक्शन फोर्स किसी भी स्पीशीज की खुद में। ठीक है, अगर मेरे अंदर रिपल्शन ज्यादा है तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, मेरे में रिपल्शन कम है और मेरे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कोई भी मॉलिक्यूल है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें किसी भी मॉलिक्यूल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, बॉन्ड है, उनके बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन है तो उस मॉलिक्यूल के खुद की एनर्जी कम है। वापस सुन लो, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी स्पीशीज है, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसमें जितना कम रिपल्शन होगा और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो उस स्पीशीज खुद की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी और वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो रेजोनेंस से क्या होता है, रिपल्शन कम हो जाता है और अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज होता है। पोटेंशियल, अब ऐसा होने से क्या हो जाएगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको स्टेबिलिटी एनर्जी कहेंगे वो बढ़ जाएगी, यानी मॉलिक्यूल के खुद की एनर्जी कम हो जाती है। ध्यान रखना, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है? जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई। समझो बेटा, बॉन्ड एनर्जी, मैं क्या बोलता हूं, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट बोलता है सर आप बोलते हो कि एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और फिर आप यहां पर बोल रहे हो कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे समझा देता हूं बेटा। बेसिकली जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ये दोनों स्पीशीज है बेटा, अब ये दोनों स्पीशीज बॉन्ड बना रही है, तो बॉन्ड बनाते समय एनर्जी रिलीज करेगी। तो ये बॉन्ड बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। अब सपोज करो ये बॉन्ड बन रहा है और एनर्जी रिलीज हुई 1 2 3। अब 3 यूनिट एनर्जी रिलीज होने के बाद ये बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई 3। तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई, 3 डिक्रीज हुई। तो ये 3 डिक्रीज हुई, तो 3 की डिक्रीज होने के हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब वापस देखो, वापस ये दोनों ये अब दो डिफरेंट स्पीशीज है बेटा। अब देखो, अब ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी, अब ये बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी निकली 1 2 3 4 5 यूनिट एनर्जी निकली। तो अब एनर्जी, पहले कितनी एनर्जी निकाली थी 3, अब ये एनर्जी कितनी निकाली 5। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा हुई, इसकी। अब इसका मतलब इसने बॉन्ड बनाते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज की, इसमें बॉन्ड बनाते समय 5 यूनिट एनर्जी रिलीज की, तो इसकी एनर्जी कितनी डिक्रीज हो गई, 5 यूनिट डिक्रीज हो गई, तो इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई। तो बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, जो एनर्जी निकल गई स्पीशीज में से। रेजोनेंस होते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो गई स्पीशीज से, बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी निकल गई, रिलीज हो गई, वो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी, यानी निकली हुई एनर्जी। तो अगर निकली हुई एनर्जी, रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा होगी तो खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और खुद की एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या गेन करेगा, स्टेबिलिटी।
तो अब वापस समझो, अगर कोई दो स्पीशीज कंबाइन करके बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा बाहर निकालते हैं तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्योंकि बॉन्ड जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती जाएगी, स्पीशीज खुद की एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। टंकी, एक टंकी पानी से भरी हुई है, अब उसमें से जितना ज्यादा पानी निकल गया, टंकी में बचा हुए पानी का लेवल उतना कम हो जाएगा। तो ये वाली बात थी, ठीक है। तो ज्यादा पानी टंकी से निकला, इसका मतलब टंकी में पानी कम रह गया। इसी तरह से ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी निकल गई या ज्यादा बॉन्ड एनर्जी निकल गई, तो बाकी बची हुई एनर्जी स्पीशीज में कम हो गई, तो वो स्टेबिलिटी गेन कर गया। रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। हाँ, एक मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। यूनियन, इंटर में तो होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल में, तो ये अंदर ही अंदर होने वाली बात है, ठीक है ना। रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पांचों पॉइंट अपनी जगह सही है, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस इज नॉट द ओनली वे ऑफ इंक्रीज मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही है। अब मैं जब रेजोनेंस इतना डिटेल पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट बोलता है बस रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी, नहीं, रेजोनेंस एनर्जी से भी स्टेबिलिटी आती है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होने से भी स्टेबिलिटी आती है, और दूसरे अभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, उनसे भी स्टेबिलिटी आती है। तो स्टेबिलिटी आने का ये अकेला वे नहीं है, और दूसरे भी वे हैं और दूसरे भी रीजन है स्टेबिलिटी आने का, लेकिन उन सब में से एक रीजन ये भी है रेजोनेंस। द रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन ऑल फीचर ऑफ अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है। किसी मॉलिक्यूल के अगर हमको फीचर डिस्कस करने हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, तो वो उसके रेजोनेंस हाइब्रिड से ही समझ में आएगी कि क्यों उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, ये सारे पैरामीटर्स रेजोनेंस हाइब्रिड से क्लियर होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल करवाता हूं मैं 7th वाले पॉइंट के कुछ आगे। रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। यस, रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। बिल्कुल सही है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल सही है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी हिज क्या है, इक्वल टू द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, नहीं, गलत। इक्वल टू द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, गलत, रॉन्ग। इक्वल टू द एनर्जी ऑफ लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रॉन्ग। इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, बिल्कुल डी सही है। बहुत बार इस क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया, तो ये किसी बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ मेरा क्वेश्चन है, इसमें डी आंसर सही है। रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कब ज्यादा होती है, तो ये चार पॉइंट है जब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट देन इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर नॉन इक्विवेलेंट। तो देखो, जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होते हैं, तब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अगर इक्विवेलेंट है तो उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल होता है। बी की बात करूं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन देन इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो चार्ज सेपरेशन, ये भी सही है। इसके बारे में मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा, अभी कंफ्यूज मत करना। अगर एक आधा पॉइंट आपको कंफ्यूजन में आए तो उस पॉइंट को अलग से नोट करके रख लो, और जिस भी केमिस्ट्री के टीचर से आप कनेक्ट हो उनसे वो डिस्कस कर लो, ठीक है। नहीं, अगर और सपोज आप मेरे से कनेक्ट हो तो आप मेरे से सीधा फोन पे पूछ लो, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट पर आते हो तो इंस्टीट्यूट पे डिस्कस कर सकते हैं अपन, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है मोर चार्ज सेपरेशन देन इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर है लेस चार्ज सेपरेशन, ठीक है। दोनों बी और सी पॉइंट करीब करीब एक जैसे हो गए, यानी अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है। डी है मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक देन इफ मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, सही है। अब देखो, इसमें एक डी वाला पॉइंट ड्रॉपर्स को समझ में आएगा, फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो डी पॉइंट को इग्नोर करो अभी, और बी और सी पॉइंट का अभी इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल लूंगा मैं, है आगे स्लाइड्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक आधा पॉइंट कोई डाउट आ रहा है तो उसको इग्नोर करो। अगर मैंने आपको 10 पॉइंट पढ़ा दिया और 8 अच्छे से समझ में आ गए तो अपन विनर है, मतलब अपनी क्लास सक्सेस है।
बाकी एक दो पॉइंट तो फिर डाउट एंड प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व हो जाते हैं। डी में क्या होता है, जो एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, वो मैंने कहा ना डी हक्कल्स रूल पे बेस्ड है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग 3 हैलाइड्स, अरेंज CCl बॉन्ड लेंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो CH3 CH2 Cl, तो CH3 CH2 Cl में रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, या पाई बॉन्ड के अल्टरनेट चार्ज हो, या लोन पेयर हो। तो यहां पर नो रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस है नहीं है। और अभी अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। CH2 अब मैंने जस्ट अभी बताया, तो मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। इसका ये जो क्लोरीन है बेटा, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना। CH2 ये नेगेटिव चार्ज जस्ट अभी बताई था, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, वो क्या बनेगा, तो पहले वाले को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, फर्स्ट वाले को CH3 CH2 Cl। सेकंड वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और ये डॉटेड लाइन, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना। थर्ड वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं मैं, तो थर्ड वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने से पहले मैं थर्ड वाले में बेटा यहां क्लोरीन है। अब थर्ड वाले में जब यहां क्लोरीन है, तो क्लोरीन, तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा मेरे को प्रॉपर, थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं। ये क्लोरीन, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन के 1 2 3 4, और एक और आ जाएगा, ध्यान देना। तो यहां पर थोड़ा ये क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड। अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करेगा। मैंने क्या कहा था, मैंने एक रेजोनेंस की जो बेसिक क्लास बना रखी है उसको देखना जरूरी है, ठीक है ना। ये मेरी थर्ड रेजोनेंस की क्लास है, फर्स्ट वाली तो 11th के अंदर है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये सेकंड या थर्ड बनाएंगे, या फोर्थ बनाएंगे, और या फिफ्थ बनाएंगे। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये तो एज इट इज यही है, और ये बॉन्ड यही का यही है। ये बॉन्ड यहां आया तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आया तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन जाएंगे। फिर देखो बेटा आगे चले, तो फिर ये बॉन्ड यूं ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड यूं ब्रेक हुआ, ये एज इट इज यही के यही है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गए, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएंगे, और ये अपने न्यूट्रल रेजोनेटिंग। अब देखो यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो जो फर्स्ट और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में चार्ज सेपरेशन है, और फर्स्ट और फिफ्थ वाला जो है उसके अंदर वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, नंबर 1। तो अब आप फर्स्ट और फिफ्थ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, और इन दोनों की एनर्जी
कम होगी, मोर स्टेबल है ये, ठीक है। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से सेकंड और फोर्थ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें से सेकंड और फोर्थ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें टोटल 3 टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट और फिफ्थ वाले इक्विवेलेंट है, ये एक क्लास में आ गए। सेकंड और फोर्थ ये इक्विवेलेंट है, ये दूसरी क्लास में आ गए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड से डिफरेंट है और इधर से फोर्थ फिफ्थ से डिफरेंट है और इधर से थर्ड अलग है। अब आप देख लो, सेकंड में भी ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और फोर्थ में भी ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन थर्ड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो पैरा पोजीशन पे आ रहा है। जो ग्रुप की नेबरिंग पोजीशन होती है, इन दोनों पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, इन दोनों पोजीशन को मेटा और पैरा। समझ गए? ये ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ है, ये वाली इस और इस पोजीशन को मैं ऑर्थो कहता हूं, यानी ऑर्थो कहा जाता है इसको। दीज आर ऑर्थो पोजीशंस, दीज आर मेटा पोजीशंस। और बिल्कुल जो सामने होती है, ये वाली ग्रुप के बिल्कुल जो सामने होती है वो होती है पैरा पोजीशन। तो ये पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, तो ये है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन सिमेट्रिकल है, 180 पर है, तो चार्ज सेपरेशन यहां ज्यादा है, तो यहां चार्ज सेपरेशन लेस है। तो मैंने कहा ना, देखो अभी मैंने पिछले में एक स्टेटमेंट आया था कि मोर चार्ज सेपरेशन एंड लेस चार्ज सेपरेशन, तो इसमें चार्ज सेपरेशन लेस है, यानी सेकंड में चार्ज सेपरेशन लेस है, यानी चार्ज सेपरेट तो है लेकिन ज्यादा सेपरेट नहीं है, यानी सेपरेशन इतना है, और जबकि यहां सेपरेशन इतना बढ़ गया, यानी ये चार्ज सेपरेशन बढ़ गया, एक दूसरे से दूर दूर चले गए। तो जितना ज्यादा चार्ज एक दूसरे से दूर चला गया, चार्ज सेपरेशन बढ़ गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है सेकंड के कंपैरिजन में, इसलिए थर्ड ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इनका, उसमें फर्स्ट और फिफ्थ का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसके बाद सेकंड और फोर्थ का कंट्रीब्यूशन सबसे कम रहेगा और थर्ड का इंटरमीडिएट कंट्रीब्यूशन रहेगा। यानी फर्स्ट और फिफ्थ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा उसके रेजोनेंस हाइब्रिड में, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, सेकंड और फोर्थ का, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, थर्ड का। और रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और फिफ्थ की जो एनर्जी है, ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो हो जाएगी रेजोनेंस एनर्जी। तो अब यहां पर अब यहां पर जो थर्ड वाले का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ये बनेगा। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं मैं। अब इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए, पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हम क्या बना रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, तो आप देख लो, जो ये पाई बॉन्ड है, जो यहां पर ब्लैक बॉन्ड है, यहां पर जितने भी ये ब्लैक बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड आप देख लो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में पाई बॉन्ड यहां पर भी है, ठीक है, फिर पाई बॉन्ड यहां पर भी है, तो पाई बॉन्ड सब जगह है, तो ये फुल आ जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि सारे 6 ही कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, यानी कार्बन ये क्लोरीन और क्लोरीन बेंजीन के साथ कंजुगेट, क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के पाई क्लाउड के साथ कंजुगेट हो गया, क्लोरीन का लोन पेयर, क्लोरीन के 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर बेंजीन के पाई क्लाउड के साथ कंजुगेट हो गया, डीलोकलाइज हो गया। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर क्लोरीन पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। आप देख लो, ये पार्शियल नेगेटिव यहां आएगा और एक पार्शियल नेगेटिव यहां आएगा, तो रख दिया। मेटा कार्बन्स पर कोई चार्ज नहीं है, देखो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन थर्ड के अंदर पैरा पर है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब अगर हम बात करें बॉन्ड, तो यहां पर देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ यहां सबसे बड़ी हो जाएगी। अब मैं अगर बात करूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, तो यहां जो, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 ही है, और यहां बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, और इसी तरह से यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्या आ गया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया।
क्वेश्चन ये है कि ना इन दोनों में से डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा, तो यहां होगा, क्योंकि यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड था, जबकि यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा था जिसमें कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड था। तो यहां पर 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर बॉन्ड ऑर्डर में या 1 एग्जांपल दे रहा हूं, अगर यहां जस्ट अजम्पशन ले रहा हूं कि यहां बॉन्ड ऑर्डर सपोज करो 4 है, तो यहां 1.6 होगा। अब ये 0.4.6 मेरा खुद का अजम्पशन है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ग्रेटर देन, तो अब मैं ग्रेटर देन 1 है तो मैं अप्रोक्स मान लेता हूं 1.4 है, ग्रेटर देन 1 है तो अप्रोक्स मान लेता हूं 1.6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें हुआ, इसमें हुआ। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हुई, इसकी हुई, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूं, तो अब कौन सा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा शॉर्ट होगा, ये वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ थर्ड वाले की सबसे शॉर्ट होगी, उससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सेकंड वाले की, उससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले में तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की और कम हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की और कम हो जाती है। अभी बताया बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर इन तीनों में ये क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा शॉर्टर होगी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी, सॉरी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, यानी ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इस क्लोरोबेंजीन से हार्डली लीव करेगी, यानी इस मॉलिक्यूल से क्लोरीन मुश्किल से हटेगी और इससे कंपैरेटिवली, ठीक है, और सबसे इजीली क्लोरीन इसकी हट जाएगी। तो ये सब चीजें रिएक्टिविटी में काम आती है फिर, ठीक है, कि अगर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है तो कौन सा क्लोरीन सबसे इजीली सब्स्टिट्यूट होगा, ये, कौन सा क्लोरीन सबसे हार्डली सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको आगे देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आज वाली क्लास अब यही कंप्लीट करता हूं, ठीक है। अब रेजोनेंस का मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, रेजोनेंस की ही आगे दूसरी एप्लीकेशंस देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ में देखें, डिस्कस करेंगे।